हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ जो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं एएसआरबी नेट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए। उसके अंदर हमने यूनिट सेकंड से एक पार्ट कवर कर लिया है एंड आज की वीडियो में हम यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ऑक्जीन्स आर केमिकली, जो ऑक्जीन्स हैं वो केमिकली कैसे होते हैं। ऑप्शंस हैं स्टीरॉइड्स होते हैं, इंडोल डेरिवेटिव्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं या फिर फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हमें पता है इन ऑक्जीन्स क्या है, प्लांट हार्मोन्स हैं जो कि क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो मोस्ट कॉमन और नेचुरली अकरिंग ऑक्सीन है ये क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड है और ये डेरिवेटिव है किसका, इंडोल का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो साइटोकाइंस हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शंस हैं सेल इलोंगेशन के लिए होते हैं, सेल डिवीजन के लिए होते हैं, लीफ एब्सिशन के लिए होते हैं या फिर फ्रूट राइपनिंग के लिए होते हैं। तो ये जो साइटोकाइनिन्स हैं ये क्या है, प्लांट हार्मोन है जो कि क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो यहाँ पे जो साइटोकाइंस हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिवीज़न के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है और ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं सेल डिवीज़न को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इथाइलिन इन प्लांट्स इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, यानी कि जो इथाइलिन है प्लांट्स के अंदर वो किससे सिंथेसाइज्ड होती है। ऑप्शन है मिथ्योनिन से होती है, ट्रिप्टोफान से होती है, टायरोसिन से होती है या आर्जिनिन से होती है। तो जो इथाइलिन है ये क्या है, एक प्लांट हार्मोन है जिसको हम सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स के अंदर फ्रॉम द अमाइनो एसिड मिथ्योनिन। ये जो सिंथेसिस है वो अक्कर होती है थ्रू ए स्पेसिफिक पाथवे इन्वॉल्विंग सेवरल एंजाइमेटिक स्टेप्स विद एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन एज ए की इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ई है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच हार्मोन डिले सेनिसेंस इन प्लांट्स, यानी कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि डिले कर देता है सेनिसेंस को प्लांट्स के अंदर। ऑप्शन है ऑक्सीन करता है, साइटोकाइनिन करता है, जिबरलिन करता है या फिर एब्सिसिक एसिड करता है। तो यहाँ पे जो साइटोकाइनिन है वो क्या करता है, डिले कर देता है सेनिसेंस को प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिबरलिन आर नॉन फॉर, यानी कि जिबरलिन को हम किसके लिए जानते हैं। ऑप्शन है फोटोट्रोपिज्म के लिए जानते हैं, बोल्टिंग और सीड जर्मिनेशन के लिए जानते हैं, लीफ एब्सिशन के लिए जानते हैं, डोरमेंसी के लिए जानते हैं। तो यहाँ पे जो जिबरलिन है वो प्लांट हार्मोन की क्लास है और वो अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन वेरियस एक्सपेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है, प्रमोट करता है स्टेम एलोंगेशन को और ब्रेकिंग करता है सीड डोरमेंसी को ब्रेकिंग करता है टू इनिशिएट जर्मिनेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होता है, बोल्टिंग के अंदर जो जिबरलिन है वो इंड्यूस करता है रैपिड स्टेम इलोंगेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बोल्टिंग। तो यहाँ पे सीड जर्मिनेशन क्या होता है, ये क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है, ब्रेक कर देता है सीड डोरमेंसी को और इनिशिएट कर देता है जर्मिनेशन प्रोसेस को बाय स्टिमुलेटिंग द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम डेट ब्रेक डाउन स्टोर फूड रिजर्व इन द सीड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद जो जिबरलिन है वो इन्फ्लुएंस करता है फ्लावरिंग को, फ्रूट डेवलपमेंट को और लीफ एक्सपेंशन को। ये क्या है, इसके अदर फंक्शंस हैं। फिर हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेन रोल ऑफ हीट शॉक प्रोटीन 70 इज, यानी कि हीट शॉक प्रोटीन 70 का मेन रोल क्या है। ऑप्शन है कैटालिसिस करता है, प्रोटीन फोल्डिंग एंड रिफोल्डिंग में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में करता है, लिपिड सिंथेसिस के अंदर करता है। तो जो हीट शॉक प्रोटीन 70 है वो किसके अंदर मेन रोल प्ले करता है, प्रोटीन फोल्डिंग और रिफोल्डिंग के अंदर ही अपना मेन रोल प्ले करता है। डी नोवे प्रोटीन फोल्डिंग करता है, यानी कि क्या करता है, हेल्प करता है न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स को अचीव देयर करेक्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी कि वो अपनी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको क्या कर ले, अचीव कर ले। और जो रिफोल्डिंग है डीनेचर्ड प्रोटीन की, यानी कि ये असिस्ट करता है रिकवरी ऑफ प्रोटीन को डेट हैव लॉस्ट देयर प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्यू टू स्ट्रेस, यानी कि जो
जो अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर लॉस्ट कर चुके हैं उनको क्या करता है, असिस्ट करता है इन द रिकवरी ऑफ प्रोटीन्स के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हीट शॉक प्रोटीन्स आर एक्सप्रेस्ड अंडर, यानी कि जो हीट शॉक प्रोटीन्स हैं वो किस कंडीशन के अंदर यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस्ड करते हैं। ऑप्शन है नॉर्मल ग्रोथ, ओनली न्यूट्रिएंट स्टारवेशन, या फिर हीट एंड अदर स्ट्रेसेस, या फिर डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो हीट शॉक प्रोटीन है वो किसकी फैमिली है, प्रोटीन की फैमिली है, जो कि सेल के अंदर एक्सप्रेस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू वेरियस स्ट्रेसेस, इंक्लूडिंग हीट हो गया, शॉक हो गया, हीट शॉक हो गया, कोल्ड शॉक हो गया, न्यूट्रिएंट डेप्रीवेशन हो गया और हैवी मेटल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये एक्ट करते हैं एज ए मोलिकुलर चैपरोन्स और हेल्प करते हैं अदर प्रोटीन्स की टू फोल्ड करेक्टली एंड प्रिवेंटिंग एग्रीगेशन अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं या फिर प्रोटेक्ट करते हैं सेल को डैमेज से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है हीट शॉक प्रोटीन हैंडल्ड प्रोटीन्स आर मेनली इन्वॉल्व इन, यानी कि ये मेनली किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन है डिसोल्व करते हैं प्रोटीन एग्रीगेट्स को, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एटीपी सिंथेसिस के अंदर होते हैं, या फिर हार्मोन सिग्नलिंग के अंदर होते हैं। तो जो हीट शॉक प्रोटीन हैंडल्ड है वो फैमिली है प्रोटीन्स की, और ये क्लास किसकी है, चैपेरोन्स की। प्राइमरली हम इनको किसके लिए जानते हैं, फॉर देयर रोल इन डिसएग्रीगेशन एंड रिफोल्डिंग मिसफोल्डेड एंड एग्रीगेटेड प्रोटीन्स के लिए हम इसको जानते हैं। तो ये क्या करता है, जो हीट शॉक प्रोटीन हैंडल्ड है वो डिसॉल्व करता है प्रोटीन एग्रीगेट्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए रोल ऑफ हीट शॉक प्रोटीन, यानी कि इनमें से कौन सा हीट शॉक प्रोटीन का रोल नहीं है। ऑप्शन है प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन, चैपेरोन एक्टिविटी, कैटालिसिस ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, या फिर फोल्डिंग असिस्टेंट। तो यहाँ पे जो कैटालिसिस ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो क्या नहीं है, हीट शॉक प्रोटीन का रोल नहीं है। यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर हीट शॉक प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन्स अक्रॉस मेम्ब्रेन एंड विद इन डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट्स के अंदर। उसके बाद चैपेरोन एक्टिविटी, ये क्या है, प्राइमरी रोल है हीट शॉक प्रोटीन्स का, जहाँ पे ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अदर प्रोटीन्स की फोल्डिंग के अंदर। ठीक है। उसके बाद है फोल्डिंग असिस्टेंट, ये क्या है, पार्ट है चैपेरोन एक्टिविटी का। जो हीट शॉक प्रोटीन है वो डायरेक्टली असिस्ट करता है इन द प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड और डीनेचर प्रोटीन्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद है प्लांट थर्मोटॉलरेंस इज मेजरली लिंक टू, जो प्लांट थर्मोटॉलरेंस है वो मेजरली किसके साथ लिंक होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं हीट शॉक प्रोटीन्स के साथ, एब्सिसिक एसिड के साथ, या फिर ऑक्सिन के साथ, या फिर स्टार्च के साथ। तो जो प्लांट थर्मोटॉलरेंस है उनके पास क्या है, एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर इज मेजरली लिंक टू हीट शॉक प्रोटीन्स, यानी कि ये किससे लिंक होते हैं, हीट शॉक प्रोटीन से ये लिंक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है प्लांट डिराइव्ड एंटीवायरल प्रोटीन्स फ्रॉम फाइटोलैका अमेरिकन इज। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं रिसिन, पीएपी यानी कि पोकवीड एंटीवायरल प्रोटीन, क्यूरक्यूमिन, या फिर कैम्पथोथेसिन। तो जो प्लांट है वो डिराइव करते हैं एंटीवायरल प्रोटीन फ्रॉम फाइटोलैका अमेरिकना, दैट इज पीएपी यानी कि पोकवीड एंटीवायरल प्रोटीन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। और जो पीएपी है उसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है किसको इनहिबिट करने की, वायरल रेप्लिकेशन को इनहिबिट करने की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एंटीवायरल कंपाउंड्स ऑफन एक्ट बाय इनहिबिटिंग। तो ये किसको इनहिबिट करते हैं, ऑप्शन है प्रोटीन डिग्रेडेशन को करते हैं, वायरल रेप्लिकेशन एंजाइम को करते हैं, फोटोसिंथेसिस को करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जो एंटीवायरल कंपाउंड्स हैं अभी हमने ऊपर जैसे पढ़ा वो क्या करता है, वायरल रेप्लिकेशन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है फाइटोएलेक्सिन्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि फाइटोएलेक्सिन्स को हम बेस्ट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं प्लांट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, स्ट्रेस इंड्यूस एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स, या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं फॉर ग्रोथ, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। तो जो फाइटोएलेक्सिन्स हैं वो क्या है, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स हैं जो कि सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं बाय प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, पर्टिकुलरली जैसे कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया और एबायोटिक स्ट्रेस हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
रिजर्वेटोल ए फाइटोएलेक्सिन बिलोंग्स टू, यानी कि ये जो फाइटोएलेक्सिन है वो किससे बिलोंग करता है? ऑप्शन है फिनोलिक्स से करता है, टर्पिनोइड से करता है, एल्कलॉइड से करता है या ग्लाइकोसाइड से करता है। तो ये किससे बिलोंग करता है? ये करता है फिनोलिक्स से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये क्या है? एक टाइप का फाइटोलेक्सिन है जो कि एंटी माइक्रोबियल और एंटी एक्सीडेंट्स कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है बाय प्लांट एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इंटरफेरोन्स इन एनिमल्स एक्ट एज, यानी कि जो इंटरफेरोन्स है वो कहाँ पे है? एनिमल के अंदर है। और वो किसके जैसे काम करते हैं? ऑप्शन है एंजाइम के जैसे करते हैं, साइटोकाइंस विद एंटीवायरल एक्शन के जैसे करते हैं, वाइटामिन के जैसे करते हैं या एंटीबॉडीज के जैसे करते हैं। तो इंटरफेरोन्स क्या है? ग्रुप है सिग्नलिंग प्रोटीन्स का जो कि प्रोड्यूस्ड या फिर रिलीज किए जाते हैं होस्ट सेल के द्वारा इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ सेवरल पैथोजेंस, जैसे कि वायरसेस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट हो गया, ट्यूमर सेल हो गया। तो एनिमल्स के अंदर ये क्या होते हैं? साइटोकाइंस होते हैं और ये स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्रूशियल होते हैं इन कंट्रोलिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ अदर इम्यून सिस्टम सेल्स एंड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है ग्लूकोनियोजेनेसिस इज एसेंशियल द रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस एक्सेप्ट एट। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, पायरुवेट काइनेज स्टेप्स, या फिर GAPDH स्टेप, या फिर इनोलेज स्टेप, या फिर फोस्फोग्लिसरेट काइनेज स्टेप। तो यहाँ पे जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं। और ग्लाइकोलिसिस क्या है? जिसके अंदर हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं। तो जैसे जैसे हम ग्लाइकोलिसिस को लिखते हैं वैसे वैसे ही हम वापस से क्या लिख देते हैं? हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को लिख देते हैं। तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो क्या है? बिल्कुल रिवर्स है किसकी? ग्लाइकोलिसिस की। ठीक है। तो यहाँ पे जो हेक्सोकाइनेज है वो जो एंजाइम है वो कहाँ पे भी मिलता है? हमें ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी मिलता है। और ये क्या कर देता है? बाईपास कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज को इन ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज हमें पता है ये ग्लाइकोलिसिस के अंदर होता है और ये बाईपास कर देता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। पायरुवेट काइनेज ग्लाइकोलिसिस के अंदर होता है जो कि बाईपास कर देता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज के अंदर इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोरी साइकिल इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ, यानी कि कोरी साइकिल के अंदर किसका ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है? ऑप्शंस है लैक्टेट फ्रॉम मसल टू लीवर, पायरुवेट फ्रॉम लीवर टू मसल, एलेनाइन फ्रॉम किडनी टू लीवर, या फिर ग्लूकोज फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स। तो जो कोरी साइकिल है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर लैक्टेट फ्रॉम मसल टू लीवर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। बहुत बार क्या होता है हमारी जो मसल्स वगैरह होती हैं उनके अंदर दर्द होने लग जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? जब आपकी जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, उनके अंदर ज़्यादा क्या हो जाता है? लैक्टेट का कंटेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से उनके अंदर दर्द होने लग जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एनाप्लियोरेटिक रिएक्शन रिप्लेंसिस इंटरमीडिएट्स ऑफ। तो ये किसको रिप्लेंसिस करती है? ऑप्शन है ग्लाइकोलिसिस को, TC साइकिल को, HMP सेंट पाथवे को, या फिर बीटा ऑक्सीडेशन को। तो जो एनाप्लियोरेटिक रिएक्शन है ये क्या है? एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कि रिप्लेंसिस कर देती है किसको? इंटरमीडिएट ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है AMP इज ए पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ, यानी कि जो एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट है वो किसका पॉजिटिव रेगुलेटर है? ऑप्शन है फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1 का है, सिट्रेट सिंथेज का है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का है, या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का है। तो जो AMP है वो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज का क्या है? पॉजिटिव रेगुलेटर है। ये जो रेगुलेशन है ग्लाइकोलिसिस का हो गया, TC साइकिल का हो गया, या फिर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का हो गया, ये मैंने करा रखे हैं। आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे कंप्लीट है, आप वहाँ से अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है सिट्रेट इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस बाई एक्टिंग ऑन, यानी कि जो सिट्रेट है वो क्या करता है? ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है। तो वो किसके ऊपर एक्ट करता है? तो वो किसके ऊपर करता है? फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1 के ऊपर करता है, और उससे वो उसको वो क्या कर देता है? ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कर देता है।
उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैलेट एस्पर्टेट शटल ट्रांसपोर्ट। जो मैलेट एस्पर्टेट शटल है वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ऑप्शन है एटीपी को करता है, FADH2 को करता है, NADH रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को करता है, या पायरुवेट को करता है। तो जो मैलेट एस्पर्टेट शटल ट्रांसपोर्ट है वो किसको करता है? NADH रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच मेटाबॉलिक पाथवे प्रोड्यूस्ड राइबोज 5 फॉस्फेट, यानी कि कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि प्रोड्यूस्ड करता है राइबोज 5 फॉस्फेट को? ऑप्शन है ग्लाइकोलिसिस है, HMP पाथवे है, TCA साइकिल है, या यूरिया साइकिल है। तो देखो जो ग्लाइकोलिसिस है उसके अंदर राइबोज 5 फॉस्फेट सिंथेसाइज नहीं होता, ना ही क्रेब साइकिल के अंदर होता और ना ही यूरिया साइकिल के अंदर होता। तो यहाँ पे जो HMP पाथवे जिसको हम क्या बोलते हैं, PPP पाथवे बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है? राइबोज 5 फॉस्फेट प्रोड्यूस्ड होता है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इज, यानी कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का एलोस्टेरिक एक्टिवेटर क्या है? तो जब अगर हम बात करें, जब सबसे पहले क्या होता है, पायरुवेट आ जाता है यहाँ पे, जब पायरुवेट उसके अंदर एंटर करता है TCA साइकिल के अंदर, तो वहाँ पे क्या बनता है? एसिटाइल को एंजाइम A। फिर यहाँ पे आता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है उसका जो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है वो कौन होता है? वो है एसिटाइल को एंजाइम A। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है पास्चर अफेक्ट रेफर्स टू, यानी कि पास्चर अफेक्ट से आप क्या समझते हो? ऑप्शन है इंक्रीज फर्मेंटेशन अंडर एनारोबिक कंडीशन, यानी कि फर्मेंटेशन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है एनारोबिक कंडीशंस में। इनहिबिशन हो जाता है फर्मेंटेशन का बाय ऑक्सीजन। उसके बाद है ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज हो जाती है बाय ऑक्सीजन, या फिर इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। तो पास्चर अफेक्ट क्या होता है? इनहिबिशन हो जाता है फर्मेंटेशन का बाय ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन क्या है? एक एनारोबिक प्रोसेस है जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है वारबर्ग अफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन। जो वारबर्ग अफेक्ट है वो हमें किसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं? ऑप्शन है लीवर सेल, प्लांट रूट, कैंसर सेल, या फिर मसल ड्यूरिंग रेस्ट। तो जो वारबर्ग अफेक्ट है वो हम किसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं? वो हम करते हैं यहाँ पे लीवर के अंदर। तो यहाँ पे सॉरी जो वारबर्ग इफेक्ट है उसको हम कैंसर सेल के अंदर क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। और इसको किसने नाम दिया था? ओटो वारबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस फॉर ASRB नेट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।